हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। चलो देखते हैं इनके बारे में। एटम एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया एलिमेंट का, जिसको हमने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। इसकी रेडियस कितनी रहती है, 0.1 नैनोमीटर तक इसकी रेडियस रहेगी। और इसके पास कोई भी चार्ज रहता है, जीरो चार्ज रहता है, न्यूट्रल स्पीसीज है। जब भी बात आएगी न्यूट्रल स्पीसीज है। क्यों है न्यूट्रल स्पीसीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर देखने को मिलते हैं। जब भी हमारे पास एटॉमिक मास में जो है डिफरेंस आता है, किसकी वजह से आता है, न्यूट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, फिलहाल तो इतना याद रखिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इसलिए ये न्यूट्रल स्पीसीज है या जीरो चार्ज है इसके ऊपर, एटम के ऊपर। जब भी आयनिक फॉर्म में जाएगा तब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जब भी लूज करेगा, गेन करेगा, तब हमारे पास क्या है ये, तब हम बोलते हैं कि ये चार्जेबल स्पीसीज है एटम। ऐसे ये न्यूट्रल स्पीसीज है। अब बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, हमारे पास लगभग 118 तक हम डिफरेंट एलिमेंट्स को जानते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हाल ही में। अब बात करेंगे कंपाउंड्स की। टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, हम बोलेंगे कंपाउंड है। अब इनको जब भी हमने सेपरेट करना होता है, कंपाउंड को हम एलिमेंट में सेपरेट करना हो भाई, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एटम के बारे में, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, जहाँ पे एटम का सारा मास होता है हमारे पास। ठीक है, अब बात करेंगे नेम ऑफ पार्टिकल, इनके ऊपर चार्ज, इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के ऊपर देखें तो इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मास कितना रहेगा, 1 रहेगा। न्यूट्रॉन की बात करें, जीरो चार्ज रहेगा। रिलेटिव मास की बात करेंगे, 1 रहेगा। ये बात ध्यान रखना, इसमें जो है कोई भी चार्ज नहीं रहता है न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रल स्पीसीज है। अब बात, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एटम के क्या हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो एटम से भी छोटे हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। भाई इसके ऊपर कैसा चार्ज है, -1 चार्ज है, और बहुत छोटे छोटे से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके जो मास होता है इसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम इसका मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालेंगे। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए हमारे पास ये देखिए सेल्स हैं, हाँ जी सर। उसी तरह से KLMN जो है हमारे पास सेल्स रहते ही हैं। ठीक है जी, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। दूसरी सेल में 8 आएंगे। तीसरी में 18 आएंगे। और चौथी में 32 आएंगे। ओके, सो अब बात करेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमने देख लिया, ये था, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर कैसा कैसा चार्ज रहेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हम मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं किसी भी स्पीसीज को। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, लिथियम दिया गया है, इसका एग्जांपल दिया गया है। जो हमारे पास नीचे स्पीसीज लिखी जाती है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और वहीं बात करें कि हमारे पास किस तरह की, ये जो हमने ऊपर लिखी है स्पीसीज, इसको मास नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज का मास नंबर बोलेंगे। और इसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम अप होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जमा करेंगे तो मास नंबर निकल के आएगा। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जब भी पूछा जाए तो नंबर ऑफ क्या रहेंगे, कि जितने भी प्रोटॉन्स रहेंगे एटम में, उसी के हिसाब से हमारे पास क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा किसी भी स्पीसीज का। कभी भी प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होगा। हमारे पास न्यूट्रॉन भी चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन सेम रहेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये जो मैंने बात बोली है ध्यान रखिए उसको। अब बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं सेम रहते हैं। ठीक है, बट वो अलग बात होती है कि हमने लूज़ कर दिए इलेक्ट्रॉन या गेन कर दिए, तब हमारे पास वो सेम नहीं रहेंगे। ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज रहेगी जब भी एटम, तो उसमें हमारे पास ऐसे ही सेम देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब भी कभी भी मास नंबर में चेंज आया, जैसे यहाँ पे आया 3 3 6 हो सकते थे। ठीक है, वैसे ऐसा बोल सकते थे हमारे पास कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 है एटॉमिक मास। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास जो भी स्पीसीज बढ़ी है, कौन सी बढ़ी है भाई, न्यूट्रॉन बढ़ी है। कौन सी बढ़ी है, न्यूट्रॉन बढ़ी है। एक न्यूट्रॉन बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल 4 न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन सिर्फ 3 रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, हम पहले के चैप्टर्स में इसको कर चुके हैं। पहले आपको बता देता हूँ सिंपल सा, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। केमिकली कंबाइंड नहीं हुए, ठीक है, फिजिकल ही कंबाइंड हुए और फिजिकल प्रोसेसेस के
थ्रू ही इनको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको हमने मिक्सचर बोल दिया। मेथड जिसके माध्यम से हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में करेंगे तो हमारे पास सेपरेटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड जो होगा उसको वो लिक्विड से जब भी हम अलग करेंगे तो इसका फिल्ट्रेशन का माध्यम अपनाएंगे फिल्टर पेपर लगाकर। जैसे सैंड ऑफ का मिक्सचर होगा उसको वाटर से अलग करेंगे। अब करेंगे बात क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जब भी हम करेंगे तो सेपरेट ए सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से सॉलिड को सेपरेट आउट करना हो, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, तब हम इसका क्रिस्टलाइजेशन का मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे नमक को हम पानी से अलग करते हैं समुद्रों में। अब बात कर रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन की। जब भी हम बात करेंगे टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन, सॉल्वेंट को हमने अलग करना है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको अलग करना है सॉल्यूशन से। यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया जाता है? साल्ट वाटर से हमने जब भी प्योर वाटर निकालना हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। अब आती है बात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इसमें क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ईच विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। भाई जिन दो सॉलिड्स हैं, सॉरी दो लिक्विड हैं जिनका क्या है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, उनको सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी उठ जाएगा, ठीक है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो हमारे पास वेसल्स में रह जाएगा। टू सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड्स इन ए क्रूड ऑयल की जब हम बात करेंगे, कच्चे तेल की बात करेंगे, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट मूव एट डिफरेंट रेट्स थ्रू ए मीडियम, ठीक है, इसको हम जब भी कलरिंग डाई को अलग करना होता है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। सिंपल सी ये बात ध्यान रखो। ओके, सो हम अब बात करेंगे कि हमारे पास क्या बैकग्राउंड रहा था आइटम के बारे में, क्या क्या बैकग्राउंड था। तो सबसे पहले 1900 से इस सदी से पहले बोला था कि हमारे पास टाइनी सॉलिड स्फेयर है, जिसको उन्होंने एटम बोला था। किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके बाद आया पलम पडिंग मॉडल, ठीक है जी, इसमें ये किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। और बोला क्या इसमें? इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। जो हमारे पास स्फेयर होगा, स्फेयर के अंदर जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, और जो स्फेयर होगा अराउंड ये वाला स्फेयर, इसको हम उन्होंने बोल दिया था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये बात बोली थी। अब आया न्यूक्लियर मॉडल। ये किसने दिया था? रदरफोर्ड ने बोला था। इसमें यूज़ किया था हीलियम और कोल्ड फॉइल का यूज़ किया था। हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल्स पर +2 चार्ज जिनके ऊपर होता है, इसका बारे में बात की थी। अब बात करेंगे बोहर मॉडल की। बोहर मॉडल में जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियट एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, ठीक है जी, ऑर्बिट करेंगे न्यूक्लियस में स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। और ये क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिक्स सेल में रहेंगे, ठीक है जी, और जब भी रिवॉल्व करेंगे तो ये न्यूक्लियस के अराउंड जब भी रिवॉल्व करेंगे तो फिक्स सेल में रिवॉल्व करेंगे। इसके बाद बात करते हैं द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद आया था जेम्स चैडविक का, जिन्होंने हमारे पास एविडेंस दिया था कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बीच में पाए जाते हैं। जेम्स चैडविक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आए तो हमारे पास क्या रहेगा? जे थॉमसन रहेगा। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपके पास ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड होगा, क्या होगा? रदरफोर्ड होगा तो रदरफोर्ड लगाएंगे। अगर रदरफोर्ड ना हुआ तब लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे? गोल्डस्टीन लगाएंगे। ओके जी, ये प्रोटॉन के बारे में था। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा? न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स चैडविक ने दिया था। अब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरह से देख सकते हैं आप, हमारे पास गोल्ड फॉयल थी और अल्फा पार्टिकल उन्होंने छोड़े थे। पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है? +2 चार्ज है, ठीक है जी। हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास बीटा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा। भाई बीटा पार्टिकल के ऊपर रहेगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, -1 रहता है वैसे तो। अब गामा पार्टिकल्स की बात करें, गामा पार्टिकल्स में कैसा रहता है? भाई गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल रहते हैं, 0 चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या रहेगी। भाई ये सपोर्ट करती है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जिसमें हमारे पास स्टेट किया जाता है कि टोटल मास जो रहेगा प्रोडक्ट का वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर रहेगा। होती क्या है ये देख लेते हैं कि इसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और एनर्जी कैसे इन्वॉल्व होगी वो बताया जाएगा। वर्ड इक्वेशन होती है, एक होती है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हमारे पास सिंपल इक्वेशन रहेगी जिसमें हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख देते हैं किसी भी एलिमेंट को। सिंबल इक्वेशन वो रहती है जिसमें हम सिंबॉलिक फॉर्म में रखते हैं, जैसे रिएक्टेंट होंगे उनको हमने किस में लिखा है? सिंबॉलिक फॉर्म में। इसका फ़ायदा ये होता है, उसी तरह से प्रोडक्ट को इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब भी हमने बैलेंस करना होता है तो बैलेंसिंग में ये हेल्प करती है। अब बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को। रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या आएगा कि हमारे पास डिफरेंट, जैसे आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए, आइसोचोर्स भी होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज भी होती हैं। किसी और वीडियो में जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल आप आइसोटॉप्स को देख लीजिए जिनका क्या है, सेम एटॉमिक मास है। सेम एटॉमिक मास नहीं सर, सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक मास है। और आइसोबार्स कौन सी स्पीसीज हुई? आइसोबार्स वो स्पीसीज हुई जिनके पास सेम एटॉमिक मास है, सेम एटॉमिक मास है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। और इसको इस न्यूमेरिकली, इस तरह का न्यूमेरिकल जब भी लाऊंगा रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर, तो नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तो उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इनको। फिलहाल के लिए आज